यह कहानी है एंजो नामक एक चित्रकार की, जो अपने खाली समय में बच्चों को कराटे सिखाता है। एक शाम काम से लौटते समय एंजो बस स्टॉप पर एक सिगरेट जलाता है, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी उस पर पानी उछाल देती है, जिससे उसकी सिगरेट बुझ जाती है। गुस्से में एंजो सिगरेट फेंक देता है और सड़क के किनारे खड़े होकर उस पर नजर रखता है। सिगरेट पानी में बहकर बैंक ऑफ रियो के ठीक सामने एक सीवर में गिर जाती है। एंजो सीवर का पीछा करते हुए एक बड़े पुल तक पहुंचता है, जहां से सीवर का सारा पानी बाहर निकल रहा होता है। वह पुल के नीचे गटर की पाइप में घुसकर आस-पास की चीजों का मुआयना करता है और इसी दौरान उसके मन में उस बैंक को लूटने का विचार आता है। अगली सुबह एंजो अपने दोस्त सेबेस्टियन से मिलने जाता है और उसे अपनी योजना बताता है। सेबेस्टियन को भी पैसों की सख्त जरूरत होती है, इसलिए वह भी इस योजना में शामिल हो जाता है। हालांकि इस चोरी को अंजाम देने के लिए उन्हें ढेर सारे महंगे उपकरण और कुछ हथियारों की जरूरत होती है, लेकिन फिलहाल इन दोनों की जेब खाली होती है। पैसों का इंतजाम करने के लिए एंजो अपने पुराने दोस्त डिब्बाजा से मिलने पहुंचता है। डिब्बाजा के पास भी इतने पैसे नहीं होते कि वह इस चोरी को फंड कर सके, इसलिए वह एंजो को मारियो नामक एक चोर का पता देता है, जो आए दिन छोटी मोटी चोरियां करता रहता है। अगली सुबह एंजो मारियो से मिलता है और उसे अपनी पूरी योजना बताता है। वह मारियो से कहता है कि अगर हम इस चोरी में कामयाब हो गए तो तुम्हें जिंदगी भर चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंजो की योजना सुनकर मारियो पहले तो थोड़ा भ्रमित होता है, पर फिर भी वह इस योजना में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। उस रात वे दोनों उस सीवर के पास पहुंचते हैं, जहां एंजो सीवर के अंदर एक माप टेप डालता है। इसके बाद वे दोनों पाइप में जाते हैं और उस टेप के सहारे पाइप की गहराई मापते हैं। थोड़ी गणना के बाद एंजो मारियो से कहता है कि दोस्त, हम करोड़पति बनने से केवल 18 मीटर दूर हैं। हालांकि मारियो को इस बात की चिंता होती है कि अगर चोरी वाले दिन बारिश हो गई और इस पाइप में पानी का स्तर बढ़ गया तो उनकी योजना फेल हो जाएगी। इस पर एंजो उससे कहता है कि वे यह चोरी तभी करेंगे जब मौसम बिल्कुल साफ होगा। मारियो भी उसकी बात मान लेता है और फिर वे लोग उस चोरी की योजना बनाने में लग जाते हैं। इस दौरान उन्हें यह बात पता लगती है कि उस बैंक के अंदर मोशन सेंसर लगे हैं और अगर रात के दौरान किसी ने भी बैंक में घुसने की कोशिश की तो बैंक का अलार्म सिस्टम ट्रिगर हो जाएगा। एंजो सभी को बताता है कि मोशन सेंसर उनकी हलचल को नहीं बल्कि उनकी शरीर की गर्मी को ट्रैक करते हैं। इसके बाद एंजो स्लीपिंग बैग की मदद से एक खास किस्म का सूट बनाता है ताकि वह अपनी शरीर की गर्मी को छुपा सके। अगले दिन एंजो उस बैंक में जाता है और अंदर मौजूद हर एक विभाग की तस्वीरें लेने लगता है ताकि वह बैंक के लेआउट को समझकर एक ब्लूप्रिंट तैयार कर सके। लेकिन इसी बीच बैंक के सुरक्षा कर्मी एंजो को तस्वीरें लेते हुए पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ बैंक के बेसमेंट में ले जाते हैं। असल में यह एंजो की एक चाल थी ताकि वह बैंक के बेसमेंट तक पहुंच सके और वहां मौजूद लॉकर्स को करीब से देख सके। गार्ड्स एंजो के कैमरे की जांच करते हैं, पर उन्हें इस कैमरे से कुछ नहीं मिलता क्योंकि एंजो ने पहले ही कैमरे में लगे SD कार्ड को निकाल दिया था। चूंकि गार्ड्स को एंजो के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, इसलिए उन्होंने उसे जाने दिया। इसके बाद एंजो अपने साथियों के पास जाता है और उन्हें उस बैंक का ब्लूप्रिंट दिखाता है जो उसने उन तस्वीरों को देखकर बनाया था। एंजो सभी को बताता है कि हम बेसमेंट से होते हुए बैंक के अंदर जाएंगे क्योंकि बैंक के सभी लॉकर्स बेसमेंट में मौजूद हैं। ब्लूप्रिंट मिलने के बाद उन्होंने एक साइकिल की मदद से बैंक और सीवर के बीच की दूरी का पता लगाया। उन्होंने साइकिल के टायर पर एक निशान लगाया और उसे सीवर से चलाकर बैंक तक ले गए और इस दौरान साइकिल का टायर कितनी बार घुमा उसे गिनकर इस दूरी का पता लगाया। अगले दिन एंजो ने कुछ कैलकुलेशन करके उस कोण का पता लगाया जिस कोण पर खुदाई करने से वे सीधे बैंक के अंदर पहुंच जाएंगे। इसी बीच एंजो ने मारियो को बताया कि वे जिन पैसों को चुराने वाले हैं बैंक के पास उन पैसों का बीमा मौजूद है और इसका मतलब चोरी के दौरान आम लोगों के पैसों को कोई नुकसान नहीं होगा। उस रात वे सभी लोग उस सीवर के नीचे गए और उस पाइपलाइन में एक सुरंग खोदने लगे। इसके साथ ही उन्होंने अल्बर्टो नामक एक व्यक्ति को अपनी योजना में शामिल किया जो चोरी के बाद भागने में उनकी मदद करेगा। हालांकि इतनी योजना के बाद भी उनकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वे लोग बैंक के अंदर मौजूद उन सभी लॉकर्स को कैसे खोलेंगे। दरअसल उस बैंक में कुल 400 लॉकर्स मौजूद थे और अगर इन्हें एक लॉकर को खोलने में 1 मिनट लगते हैं तो उन सभी लॉकर्स को खोलने में उन्हें कुल 6 घंटे लग जाएंगे। अगले दिन मारियो उस बैंक की एक दूसरी शाखा में गया और वहां अपने नाम पर एक लॉकर ले लिया और उस लॉकर को खोलते वक्त उसने उसके मैकेनिज्म को बड़े ही ध्यान से समझा। अगले दिन मारियो और उसके साथियों ने मिलकर एक वैन चुराई जिसका इस्तेमाल वे चोरी के बाद भागने में करने वाले थे। इसके बाद वे लोग अल्बर्टो के घर पहुंचे और बाहर खड़े होकर उसका इंतजार करने लगे, लेकिन तभी वहां पर पुलिस की एक टीम आ गई और इन सभी से पूछताछ करने लगी क्योंकि उन्होंने यह वैन सड़क के बीचों बीच लगा रखी थी। इससे पहले कि पुलिस को उन पर शक होता, अल्बर्टो और उसकी पत्नी घर से बाहर आ गए और पुलिस वालों को बताया कि ये लोग उनके मेहमान हैं और उनका इंतजार कर रहे थे। उस रात वे लोग दोबारा से उस सीवर में गए और उस सुरंग को आगे खोदने लगे, लेकिन कुछ घंटों की खुदाई के बाद उनकी ड्रिल मशीन टूट गई और उनका काम ठप पड़ गया। यह
देखकर मारियो काफी नाराज हुआ और इन सभी से कहा कि उसने पहले ही इस काम में अपनी सारी बचत लगा दी है और अब वह इसमें और पैसे नहीं लगा सकता। और इतना कहकर मारियो वहाँ से चला गया। उस रात जब एंजो अपनी प्रेमिका के साथ था, तब बातों बातों में ही एंजो के दिमाग में एक विचार आया। अगली सुबह वह मारियो से मिलने उसके घर पहुंचा और उसे अपना पूरा प्लान बताया। एंजो बताता है कि वे उस बैंक को रात में नहीं बल्कि दिन के उजाले में लूटेंगे। दरअसल एंजो का प्लान यह था कि वे मुख्य गेट से होते हुए दिन दहाड़े बैंक के अंदर जाएंगे, जिससे बैंक स्टाफ और पुलिस को यह लगेगा कि यह सिर्फ एक मामूली चोरी है। और जब पुलिस वाले बैंक के बाहर उनका इंतजार करेंगे, तब यह लोग सुरंग से होते हुए बैंक से बाहर आ जाएंगे। और जब तक पुलिस को सुरंग का पता लगेगा, यह लोग काफी दूर निकल चुके होंगे। मारियो को भी एंजो का प्लान काफी पसंद आया और उसने इस पर अमल करने का फैसला किया। चोरी वाले दिन इन सभी ने अपने हाथों पर ग्लू लगा लिया ताकि वे अपनी उंगलियों के निशान छुपा सकें। इधर सेबेस्टियन सुरंग खोदने के लिए सीवर में गया, जबकि टीम के बाकी लोग भेस बदलकर बैंक के अंदर घुस गए। अंदर आने के बाद उन्होंने अपने चेहरों पर मास्क लगा लिया और बैंक के अंदर मौजूद सभी ग्राहकों को बंधक बना लिया। इधर बैंक के सुरक्षा कर्मी ने कैमरे में यह सब देख लिया और फौरन पुलिस को सूचित कर दिया। इधर मारियो कैशियर के पास गया और उसे एक सूटकेस में पैसे भरने को कहा। वहीं दूसरी ओर अल्बर्टो बैंक के पार्किंग लॉट में गया और वहां मौजूद गेट को अंदर से बंद कर दिया। अगले कुछ ही मिनटों में पुलिस बैंक के बाहर आ गई और देखते ही देखते इस बैंक को चारों तरफ से घेर लिया गया। ये सब देखकर एंजो ने एक बंधक को बंदूक की नोक पर ले लिया और उसे बैंक से बाहर ले जाकर पुलिस वालों को धमकाने लगा। एंजो ने बोला कि अगर किसी ने भी बैंक में घुसने की कोशिश की तो हम अंदर मौजूद सभी बंधकों को मार देंगे। इधर बैंक के अंदर मारियो ने एक बंधक को बंदूक की नोक पर ले लिया और उस सुरक्षा कर्मी से बाहर आने को कहा। पहले तो उस गार्ड ने बाहर आने से इनकार कर दिया, पर मारियो के काफी धमकाने के बाद आखिरकार वह कमरे से बाहर आ गया। यहाँ मारियो ने इस गार्ड से उसकी बंदूक ले ली और उसे बाहर भेजने से पहले उसका फोन भी ले लिया, ताकि अगर पुलिस को उससे बात करनी हो तो वह इस फोन पर उसे संपर्क कर सके। गार्ड को बाहर भेजने के बाद एंजो ने सभी कैमरों को बंद कर दिया ताकि गलती से भी उनके खिलाफ कोई सबूत न बचे। वहीं दूसरी ओर एंजो बैंक के बेसमेंट में गया और वहाँ मौजूद एक कैबिनेट को साइड किया। इधर सेबेस्टियन ने अपना काम पूरा कर लिया और उस सुरंग से होते हुए बैंक में आ गया। अंदर आने के बाद एंजो और सेबेस्टियन बैंक के पार्किंग लॉट में गए और कार की डिक्की से एक मशीन को बाहर निकाला। इसके बाद यह लोग लॉकर रूम में पहुंचे और इस मशीन को असेंबल किया। दरअसल सेबेस्टियन, जो कि एक सिविल इंजीनियर है, उसने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो इन लॉकरों को केवल 7 सेकंड में खोल सकती थी। टीम के सभी लोगों ने अपनी घड़ी में एक टाइमर लगाया और इधर एंजो और सेबेस्टियन इन लॉकरों को तोड़ने में लग गए। इसी बीच मारियो को पता चला कि पुलिस वाले बैंक की छत पर आ चुके हैं। यहाँ मारियो ने फौरन उस पुलिस वाले को फोन किया जो इस मिशन को लीड कर रहा था। यहाँ मारियो ने उसे धमकी दी कि अगर उसने अपने लोगों को बिल्डिंग से नीचे नहीं उतारा तो वे अंदर मौजूद सभी बंधकों को मार देंगे। न चाहते हुए भी कप्तान ने मारियो की बात मान ली, लेकिन फिर भी उसने सामने वाली बिल्डिंग पर 2 स्नाइपर्स को तैनात कर दिया ताकि मौका मिलते ही वे इन चोरों को शूट कर सकें। इसके बाद मारियो ने कप्तान से बोला कि तुम इस शहर के मेयर से मेरी बात कराओ, जिस पर कप्तान ने उससे बोला कि मेयर को बैंक तक आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। वहीं दूसरी ओर एंजो और सेबेस्टियन अब तक कई लॉकर खोल चुके थे जिनमें ढेर सारे पैसे और काफी सारा सोना मौजूद था। इधर बैंक के बाहर पुलिस इन चोरों को पकड़ने की योजना बनाने में लगी थी, क्योंकि पुलिस को यह लग रहा था कि यह सिर्फ एक मामूली चोरी है और अब यह सभी चोर बैंक के अंदर फंस चुके हैं। इसलिए कप्तान ने मारियो को दोबारा से कॉल किया और उसे आत्मसमर्पण करने का प्रस्ताव दिया। यहाँ कप्तान कहता है कि अगर तुम लोगों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया तो मैं तुम्हें एक सरकारी वकील दे दूंगा, जिससे तुम्हें और तुम्हारे साथियों को बहुत ही कम सजा मिलेगी। हालांकि मारियो ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और सोचने के लिए थोड़ा समय मांगा। वहीं दूसरी ओर हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसका जन्मदिन है। जब मारियो को यह बात पता लगी तो उसने इस औरत को एक चॉकलेट दिया और जन्मदिन के उपहार के तौर पर उसे बैंक से बाहर भेज दिया। थोड़ी देर बाद मेयर बैंक के बाहर आ गया और जब पुलिस ने मारियो की मेयर से बात कराई तो वह उसे गंदी गंदी गालियां देने लगा। इसके बाद मारियो ने कप्तान से बोला कि अब मुझे किसी मंत्री से नहीं बल्कि अपने वकील से बात करनी है। जब कप्तान ने मारियो से उसके वकील का नंबर मांगा तो उसने उसे एक बंधक का नंबर दे दिया और जब कप्तान ने उस नंबर पर किया तो मारियो अपनी आवाज बदलकर उससे बातें करने लगा। दरअसल मारियो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि उसके साथियों को थोड़ा
थोड़ा और समय मिल सके। वहीं दूसरी ओर एंजो और बाकी लोग चोरी का सारा माल उस सुरंग में स्थानांतरित करने में लगे थे और इधर मारियो पुलिस और बंधकों को प्रबंधित कर रहा था। इसी बीच हम कप्तान को देखते हैं जो मारियो के वकील यानी कि उस बंधक के फोन पर कॉल कर रहा था, पर क्योंकि मारियो ने इस फोन को ऑफ कर दिया था इसलिए कप्तान को उस पर शक होने लगा। तभी कप्तान की नजर बैंक के बाहर मौजूद उस सीवर पर गई और अब उसे एहसास हुआ कि बैंक से बाहर निकलने का एक तीसरा रास्ता भी है। इधर बैंक के अंदर चोरों ने लूट का सारा माल एक नाव के अंदर भर लिया और फिर एंजो ने अपने सारे हथियारों को बैंक की तिजोरी में छोड़ दिया। यहाँ यह खुलासा होता है कि असल में यह सारे हथियार नकली हैं, क्योंकि एंजो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। इसके बाद मारियो ने सभी बंधकों को बैंक के पहली मंजिल पर बंद कर दिया और फिर एंजो के साथ यहाँ से निकलने लगा। इधर जब बंधकों को चोरों के यहाँ से जाने का एहसास हुआ तो उन्होंने फटाफट से अपने फोन उठाए और बाहर मौजूद अपने परिवार के सदस्यों को कॉल करने लगी। जब कप्तान को पूरी बात समझ आई तो उसने एक टीम को बैंक के मुख्य गेट से अंदर भेजा और एक दूसरी टीम को उस सीवर के रास्ते से जाने को कहा। वहीं दूसरी ओर हम मारियो को देखते हैं जिसने एंजो के साथ मिलकर खुदाई के सारे सबूत मिटाए और फटाफट से अपने साथियों के पास आ गया। अब यहाँ यह कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ एंजो और उसके साथी इस चोरी की योजना बना रहे थे। दरअसल एंजो यह जानता था कि पुलिस इस बात का अंदाजा लगा लेगी कि वे सभी सीवर के रास्ते से भागने वाले हैं, इसलिए एंजो और उसके साथियों ने इस सीवर में एक छोटा सा बांध बना दिया ताकि यह पानी के बहाव को दूसरी ओर मोड़ सके और अपनी मोटर बोट से उस दिशा में जा सके। इसके बाद कप्तान बैंक के बेसमेंट में गया जहां उसे वह सुरंग दिखाई दी, पर वह इस सुरंग के जरिए उन चोरों का पीछा नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने सुरंग के मुहाने पर एक बम लगा रखा था। हालांकि बहुत जल्द कप्तान को यह पता लग गया कि वो भी नकली है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वे सारे चोर अपने मंजिल तक पहुंच चुके थे। यहाँ एंजो और उसके बाकी साथी सीवर से होते हुए वैन में घुसे और फिर सेबेस्टियन ने चोरी का सारा माल ऊपर पहुंचाया। इसके बाद सेबेस्टियन भी ऊपर आ गया और फिर यह लोग यहाँ से निकल गए और कुछ इस तरह से चोरों के एक मामूली समूह ने सरकार और पुलिस को बेवकूफ बनाकर कुल $30 मिलियन लूट लिए। चोरी के बाद यह लोग अल्बर्टो के घर पहुंचे और लूट का सारा माल आपस में बराबर बांट लिया। इसके साथ ही उन्होंने उस वैन को भी जला दिया। अब इन सारे सबूतों को मिटाने के बाद यह सभी अपने अपने रास्तों पर निकल गए और लूट के पैसों से एक आराम की जिंदगी बिताने लगे। हालांकि कुछ महीनों बाद अल्बर्टो की पत्नी को यह खबर मिली कि उसके पति और एक औरत के बीच चक्कर चल रहा है। गुस्से में आकर वह सीधे पुलिस के पास गई और उन्हें अपना सारा प्लान बता दिया। जैसे ही पुलिस को सब कुछ पता चला उन्होंने एक एक करके उन चोरों को अरेस्ट कर लिया और उनका सारा पैसा जब्त कर लिया। इसके बाद हम 7 महीने बाद की कहानी देखते हैं जब एंजो जेल से रिहा हो रहा था और मारियो एक एक्सपेंसिव गाड़ी में जेल के बाहर उसे लेने आया था। यहाँ यह खुलासा होता है एंजो ने पहले ही इस बारे में सोच रखा था कि अगर वे सभी पकड़े भी जाएं तो उन्हें कम से कम सजा मिले, क्योंकि लूट के दौरान उन्होंने नकली हथियारों का इस्तेमाल किया और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। इसलिए कोर्ट ने उन्हें केवल 7 महीनों की सजा सुनाई। इसके साथ ही बैंक के पास चुराए गए पैसों का कोई रिकॉर्ड नहीं था। छानबीन के दौरान पुलिस को बस $1 मिलियन मिले, जिसका मतलब यह था कि उन चोरों ने लूट का बड़ा हिस्सा छुपा दिया था। और आखिरकार एंजो और उसके बाकी साथी जेल से आजाद हो गए और उन चोरी के पैसों से आराम की जिंदगी बिताने लगे। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। और इस कहानी से आपको किस वेब सीरीज की याद आई कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।